तिवारी जी नमस्कार। मैंने बोला कि हेलो हेलो आ रही है आप? हम सब आए, शायद ऑफिस कनेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। हेलो, हाँ बोलिए। हम अंदर अंदर कनेक्ट है लेकिन ऑफिस का नहीं लग रहा है कोई आवाज। अच्छा 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 अच्छा। एमएसडीएल होस्ट रिकॉर्डिंग क्या है? अच्छा रिकॉर्ड है, मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा है। ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग है ना। आवाज नहीं आ रही है लेकिन, है ना? उनकी आवाज नहीं आ रही है। बताओ। उनको फोन करना पड़ेगा। आईटी का मीटिंग है और आईटी का इशू हो रहा है। अभी इनकम टैक्स गवर्नमेंट की साइट चालू कर दी और चालू नहीं हुई, तो ये तो अपनी छोटी बैंक है। सही बात है, सही बात। हाँ वो तो मतलब क्रैश हो जाती है उनकी, है ना आईटी। अभी भी चल नहीं रही। नहीं, अभी वो नई साइट लॉन्च की ना उन्होंने 8 दिन हाँ तो वो ऑफिशियली बंद रखी थी, अभी अनऑफिशियली आज भी नहीं चल रही है। वो अच्छा, नहीं चालू अभी तक। सीतारमण को, नील केणी को बोलना पड़ा ना। हाँ क्या बोले? सीतारमण को, नील केणी को बताना पड़ा कि आप करो, दुरुस्त करो। महीना होने को आया और सभी के कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं की है, बंद पड़ी है वेबसाइट। चलो अच्छा है, फिर क्या है, चिंता नहीं। लेकिन भूषण भाई मेरे को ये बताओ, इतना साल हो गया ये मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अब तक मतलब इनको फॉर्मेट ही नहीं मिला क्या? नहीं एवरी मतलब नहीं, सेकंड ईयर मतलब चेंज करते, ऐसा क्या कारण है ये? अपने विजन ही नहीं है। 50 साल का विजन रख के चलते थे, वेरी गुड आफ्टरनून सर। अभी 5 साल भी नहीं। हाँ बोलिए अशोक जी। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो सर हम लोग थोड़ा 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओह अच्छा, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं हुआ। सभी सब डायरेक्टर्स तो आ गए हैं। उधर है। नमस्ते जयेश मैडम। उधर उनका हाँ सर, बोर्ड रूम फ्री नहीं था तो मेरे कैबिन से करा रहे हैं, और अपने अंदर बैठे हैं 2 डायरेक्टर। जाकर के उधर देंगे, मोबाइल में लैपटॉप में दे दो आप जाकर मैं। हाँ ये मीटिंग है ना, मैं थोड़ा चलाता हूँ, तब तक आप आओ। वेदमूर्ति सर।
जी जी कितने जी लोग आ गए? कितने लोग आ गए? आप है, पैटनकर साहब है, महावीर जी है, शाह साहब है, और बस 4-3 ना, और है क्या? और अभी अंदर वीसी साहब है, पांडे साहब है। अच्छा, 2 अंदर है। अनिल शर्मा भी है सर। वो अंदर थोड़े है, वो तो इसमें है ना। काउंटिंग में नहीं अच्छा। लिया ना उनको। काउंटिंग में नहीं लिए, बताओ है। अंदर है नहीं हमारे जी भी है सर, सीओ सर। हाँ, बद्री विशाल तिवारी भी हैं। हाँ, तिवारी जी भी है भाई। बद्री भाई क्या हाल है? मैं आपको कम से कम 5-6 बार बोला नमस्कार नमस्कार, मैं बोला लगता है अरे हमारे भाई सुनाई, से मेरा नाराज है ऑडियो क्या? बंद हो जाता है, ये पता नहीं कैसा बच्चे ने खरीद के दिया है। वो पता नहीं, उसका हिलता है तो वायर निकल जाता है अंदर वाला, जो कोडलेस वाला। बहुत पता नहीं दिक्कत कैसा है है। अभी। बोलना पड़ेगा सबको, टैब दे दो। हाँ, देते नहीं, कई क्या बार बोला मैडम ना वो तो मैडम दे मैंने रहे तो। थे, लेकिन मतलब है बोलिए ना, मैडम कि आप नया ही तो ना है बोले ना। मैडम। टैब हुकम दे से दो कोई सब। बता ही नहीं है। सुनेंगे पीओ से। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। टैब सही में मेरा तो वह पता नहीं कोडलेस वाला कैसा, क्या आवाज ही टैब नहीं भी करता। दे रहे थे, लैपटॉप भी दे रहे थे, लेकिन मैडम ने ना बोल दिया। क्या बोले अभी? मैडम अरे बोलते क्या कि है, नहीं नहीं, मैडम ने मतलब ना बर्डन बोला। आ जाए। काय का बर्डन? अनिल जी, हाँ। मैडम ने तो टैब के लिए बोला था, सबको टैब दे दो। अच्छा, ये अभी हाँ। महावीर जी अभी बोलो मत, सब आपका रिकॉर्ड हो रहा है। बोले होने क्या दो ना, हो गया? क्या बुराई उसमें है कोई उसमें? मतलब ये है क्या? नहीं हाँ? कोई दे, हम अभी कोई अभी ये बड़ी चीज वर्चुअल नहीं मांग मीटिंग रहे है हैं, ना। क्या मांग रहे हैं? तो आपसे मांग रहे हैं और देना चाहिए। नहीं, और ये टेम्पररी नहीं, ये वर्चुअल मीटिंग अभी ये परमानेंट फीचर हो गया है परमानेंट अभी। होगी फिर। एग्जैक्टली। तो इसके लिए तो देना चाहिए। कल एसडीओ भूषण साहब भाई, सोचते ही नहीं कुछ भी। भूषण भाई, बोलिए ना। टीसीएस ने अपना एक मतलब ये मतलब प्रोटोकॉल ही बना लिए। हम्म, 30% जो है ना वर्क, वो मतलब है ना नॉर्मल भी अगर मतलब हो गया तब भी मतलब ना वर्क फ्रॉम होम ही देंगे वो लोग। 30%, सोचो। नहीं, और अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव हो इजी गया भी है उसके ना। लिए, वो अभी कॉस्ट देखिए इफेक्टिव है। समय भी बच रहा है ना। अभी अभी डायरेक्टर लोग भी है। लेडीज Exactly. लोगों को अच्छा हो जाएगा ना, घर पे बैठ के सब कर हाँ, मतलब सकते। ये सब झंझट नहीं है ना कि मतलब नहीं कि रिक्शा ढूंढो और ये करो, ट्रैफिक में जाओ, वे, और काम तो वे, वही हो रहा है, बराबर ना? अनिल जी, चाय बिस्किट का पैसा बच गया, अभी टैब लेना चाहिए। चाय बिस्किट का पैसा। यो सर, आप मतलब सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो कुछ? अभी नहीं सुनेंगे ये लोग। टैब से बढ़िया लैपटॉप ही अच्छा रहेगा। टैब 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 पोर्टेबल है एक्चुअली, मीटिंग के लिए टैब अच्छा है। हाँ उसका सही सिर्फ बोले, राइट। हाँ, राइट कैमरा राइट। अच्छा हाँ होना चाहिए। और ये नोट्स है हाँ, ना, मोबाइल पे आप नहीं पढ़ पाते हो। भले नहीं होता, प्रेजेंटेशन नहीं होता, डालते राइट। हैं, हाँ, लेकिन आप ठीक तरह से पढ़ नहीं पाते हो। तो मैंने इंसिस्ट किया था, लेकिन टेंशन ही नहीं कर रहे अभी, क्या बोले। नहीं, लेकिन हम लोग ने तो बोला तो फिर मतलब है ना, मैडम का नाम लिए थे और भूषण भाई का लिए थे, बोले नहीं भूषण भाई भी ना बोल रहे हैं। भूषण भाई। मैं आज अनिल जी जरा मूड में है, हाँ? हमेशा आज चुप, फोटो लगा के चुप बैठे रहते हैं। आज जरा फोटो भी हटा दीजिए, हम आपको देखते हैं। अच्छा लो ना, मैं मतलब हटा ही देता इसीलिए हूँ बस। इसीलिए वेदमूर्ति भी भूल जाते हैं। मतलब अनिल जी मिस इंडिया में, मिस्टर इंडिया बने रहते हैं अभी तक। मिस इंडिया मत बोल। मुंह देखा ही नहीं देंगे। ये कैसे करते हैं ये? अच्छा एक मिनट रुको यार, मेरे को एक्चुअली, अच्छा यहाँ से होता है क्या? हाँ, मुंह दिखा आया ही नहीं फोटो? देने वाले। फोटो आया आया? आया 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 आया। आया ना? थोड़ा थोड़ा मैं कर। एक्चुअली क्या इशू रहता है, मेरा बैक का बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं क्या बीच में लेट जाता हूँ, तो वो थोड़ा जरा अच्छा नहीं लगेगा ना आप लोग को। नहीं, अभी आईटी कमेटी चेयरमैन है, अभी एक प्रस्ताव पास कर लो मैडम। यस यस यस। सबके लिए एक टैब। वेदमूर्ति जी नोट डाउन कर लीजिए। आईटी चेयरमैन भी है एंड प्लस आईटी मीटिंग भी है, सो इट्स राइट टाइम, ठीक है ना? मैडम, मैं तो डिसीजन मैडम लिखने के बोलिए। लिए डायरी भी खोल दिया। मैडम, अरे सबकी इच्छा जो होगी वो मेरी। बस। हाँ तो ठीक है, तो हम सीओ प्रस्ताव सर। रख रहे हैं, आप उसको मंजूरी दो ना। हाँ, तो मैं क्या ना बोल रही हूँ, मैं तो बोली ना सबकी जो इच्छा होगी वो। हाँ तो सब बोल रहे हैं ना, अभी सबकी इच्छा है। भूषण जी बोल रहे हैं, अनिल जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, बद्री विशाल तिवारी बोल रहे हैं। हाँ, मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ सर, फिर बिल्कुल बताओ। सर। पूछना सीओ पड़ेगा। सर। हाँ जी, हाँ सर, ये नोट डाउन कीजिए, ठीक है? यस। चॉइस एक आदमी के नाम बोलने से और ना मतलब नहीं बढ़िया होना चाहिए। कोटेशन मंगा लो और ये मतलब कर दो सर, ठीक है ना?
एक कोटेशन निकाला मैडम था। फाइनल, हम्म। मैडम फाइनल, हाँ फाइनल फाइनल। फाइनल। जी सर। बहुत हैरान नहीं करना है, मुझे भी डायरेक्टर को हैरान नहीं करना है। अभी चेयरमैन से भी पूछ लो। मोबाइल में कुछ मत अरे लिखे, फिर वही दिखता बात। तो है नहीं। फिर वही बात, चेयरमैन से भी पूछ। पूछने वाली बात पेंडिंग मत रखो मैडम, अभी मेजोरिटी बोल रही है ना लाने का तो लाने का। ठीक है, मेजोरिटी है तो मेरा थोड़ी है पावर, आप मुझ पे क्यों, मत आप डालो। आईटी कमेटी चेयरमैन हो चेयरमैन है, ना। आपका फुल पावर है आप आपका। आईटी कमेटी का, आईटी डेवलपमेंट में भी आप ही हैं, डेवलपमेंट की चेयरमैन भी आप ही हैं। नहीं कर सकता। ओके, देख रहे हैं ना, आज है ना उधर चेयर भी बैठे हैं ना, तो उनको भी पूछ लेते हैं। अभी जानूंगा। चेयरमैन साहब है क्या उधर? हेलो। अशोक जी, यस सर। ज्वाइन हो गया? आप वहां ही बैठेंगे, मेरे केबिन आ रहे हैं, मैं इधर म्यूट कर सकता हूँ ना? आप चेयरमैन केबिन से करा रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं उधर ही आऊंगा, चाहिए तो आप इधर आ जाइएगा। मैं मेरा टेबल भी देखते रहेगा ना, मैं साइबर पॉलिसी सुनूंगा, मैं भी Yes. है इधर ही। कुछ जनरल वर्क भी हो जाता है। आप आइए। ऐसा दे दीजिए, मैं सामने बैठ जाता हूँ। इधर आ जाओ, मैं सामने आ जाता हूँ ना, आप अच्छे दे दीजिए। वेलकम, वेलकम बोर्ड। सभी को धन्यवाद ज्वाइन होने के लिए। ये अशोक आ रहे हैं। ये प्रोग्राम इसलिए है कि साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस सभी लेवल में देना है। ऐसा कंप्यूटर डिपार्टमेंट यानी अपना आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है। उसकी वजह से हमने पॉलिसी भी बनाया एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। आरबीआई गाइडलाइंस कहती है कि यूर बोर्ड से लेकर के सभी मेंबर को आप अवेयरनेस दे देना। बेसिक्स 1-2 ट्रेनिंग तो होना ही चाहिए महीने में। दे हैव गिवन एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन। तो आप सबका आज हाजिरी में मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वी विल मीट एटलीस्ट एक महीने में एक वक्त अवेयरनेस मीटिंग करके कैसा कर लेंगे। थोड़ा साइबर रिलेटेड सर्कुलर्स क्या होता है, आरबीआई क्या कहते हैं, अब इसमें पॉलिसी अपना तैयारी कितना तक है, उसका भी नॉलेज हमारा बोर्ड मेंबर्स तक पहुंचना है। ये सभी स्टाफ का मीटिंग हुआ था ये वीक में 2-3 दिन पहले, जो हमारा लोन मीटिंग अपनी चलती थी तभी स्टाफ का मीटिंग हुआ था, तो स्टाफ को भी बोला है। इसके अलावा मैं तो पूछ रहा हूँ कि भाई मैक्सिमम और भी स्टाफ को भी ले लो। स्टाफ का भी एक मीटिंग महीने में एक रखेंगे और बोर्ड का भी एक मीटिंग रखेंगे। शुरुआत में तो एटलीस्ट थोड़ा ज्यादा मीटिंग का जरूरत है महीने में, इसलिए महीने में एक मीटिंग रखेंगे फिलहाल। दैट विल बी गुड। सब्सिक्वेंटली हम लोग 3-4 महीने के बाद डिसाइड करेंगे इसका पीरियडिसिटी बढ़ाया जाए या कम किया जाए, वो डिसीजन बाद में लेंगे। ये इतना इंट्रोडक्शन इसलिए ये मीटिंग है, इसको भी मार्क है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस टू बोर्ड मेंबर्स करके एक ऑफिशियली भी मीटिंग होना जरूरी है। आरबीआई नंबर ऑफ मीटिंग्स का ऊपर गिनती नहीं करता है, लेकिन अवेयरनेस मीटिंग कितना लिया वो उनका नजर में आना चाहिए। वो बोलते हैं कि लिया है कि नहीं लिया, ऐसा क्या है, आप क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया, इज योर बोर्ड अवेयर ऑफ ऐसा करके उनका क्वेश्चन मार्क्स रहता है। तो हमारा विजन डॉक्यूमेंट फॉर ये साल का लिखा है, उसमें हम लोग ने एक पैराग्राफ मेंशन किया है, वी विल टेक इट फ्रॉम बोर्ड टू ऑल स्टाफ मेंबर्स करके। सो उस प्रयास में आज सबको इकट्ठा करके हम लोग आज प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम का इंटरनल ट्रेनिंग है, उसमें भी गिना आएगा 1। और ये प्रोग्राम का अपना एंथुसियाज्म से अशोक तिवारी ने अपना आईटी हेड होने के कारण कुछ स्लाइड्स बनाया है, वो सारांश भी बोलते जाएंगे जिधर जिधर डिटेल्स देना है। उनका एक्सपेक्टेशन है कि ये प्रोग्राम 1 घंटा का टाइमिंग तक रखेंगे, फिर आपका क्वेरीज और अदर डिटेल्स के हिसाब से प्रोग्राम का ड्यूरेबिलिटी हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी आगे का पूरा स्लाइड्स के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे मिस्टर अशोक तिवारी। मेरा ऐसा है कि किधर किधर क्वेश्चन है वो डिस्कशन का रूप में हम लेते जाएंगे एंड वी विल डिसाइड द मोड ऑफ दिस प्रोग्राम इन ड्यू कोर्स। 2 पर्पस होता है, एक साइबर अवेयरनेस अपने तो मिलना ही है, थोड़ा एंड ऑफ द मीटिंग थोड़ा नॉलेज आएगा, फिर आगे भी आएगा, क्योंकि हम लोग महीने में एक वक्त करने का विचार करते हैं। 1 नंबर 2 है आरबीआई एंगल से साइबर अवेयरनेस को हमने
एक्सप्लेनेशन कर दिया करके मार्क भी मिलेगा, 2 मार्क होगा तो 2 मार्क मिलेगा। और तीसरा ये है कि भी जनरल ट्रेनिंग टू डायरेक्टर्स का भी हमारे उसमें भी एक गिनती आएगा। हाँ, तो ये सबके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट टू प्रोग्राम। प्रोग्राम का ये जो अवेयरनेस का कार्यक्रम हमने रखा है लगभग 1 घंटे का। जैसे प्रोग्राम खत्म होता है या क्वेश्चन आंसर के ऊपर टाइम वी कैन डिसाइड, है ना। ओवर टू अशोक जी। वेदमूर्ति जी, जी जी अभी जो अपना डिस्कशन हुआ जो वाइस चेयरमैन जी को बताइए। इस चीज में सर हाँ अभी आप, बताइए सर। क्या अभी आप ज्वाइन होने के पहले सभी डायरेक्टर्स की मीटिंग रिक्वेस्ट ऐसा है कि सबको टैब एक दे देवे, क्योंकि अभी अपना वर्चुअल मीटिंग ही हो रहा है, दे शुड बी प्रॉपरली इक्विप्ड करके। तो मैं बोला मैडम जी, आप मैडम जी बोलते हैं सबको देना है, सभी डायरेक्टर का रिक्वेस्ट है तो करके वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला वो डिस्कस करना है, बाद एंड में करना है सर। हाँ मैडम जी आप बोलिए आगे। नहीं, अभी ये अपने भूषण जी क्या पूछ रहे थे? हाँ वही मैडम जी बोलिए ना। यही विषय था टैब का ही। टैबलेट उनका रिक्वेस्ट है सर, टैबलेट चाहिए, टैबलेट से हमको सुविधा होगा कनेक्टिविटी में, क्योंकि ज्यादा करके वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गए क्या? साठे जी का आवाज आ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूसरा है कि स्लाइड्स वगैरह अच्छा दिखेंगे, जो सेल्स अभी मोबाइल्स में उतना क्लैरिटी नहीं देख पा रहे हैं, वो दोनों को भी अटेंड करा दो। उसके लिए वो चाहते हैं कि टैबलेट करके जो अपना ये आता है इंस्ट्रूमेंट आता है टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, वो सबको दिया जाए, ऐसा उन लोगों का चर्चा चल रही है सर। क्योंकि ऑनलाइन ये है ना, ये अभी पार्ट हो गया अपने लाइफ का। सर कौन बात कर रहा है सामने? अनिल जी ना। ठीक है हुकुम सिंह जी। हुकुम सिंह बोल रहे क्या? क्या मैं सुना ही नहीं दे रहा है मेरे को यहाँ पे, क्या चल रहा है? काम की बात आपको नहीं सुनाई देती हुकुम जी? नहीं सुनाई पूरा दे, सुनेगा तो ना। नहीं पांडे जी भी बैठे हैं। वेदमूर्ति सर की आवाज क्लियर आ रही थी। हाँ, आप लोगों की नहीं आ रही है। भूषण जी की आवाज क्लियर आ रही थी, बाकी का आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ तो ये दो क्या आवाज से जो मतलब है ना, जो क्या है टॉपिक, वो तो आप लोग को आ गया होगा समझ में ना। नहीं यार, वही तो बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आया, बताओ ना खुल के। डायरेक्टर्स लोग को टैबलेट मत नहीं कर देना है, टैबलेट, ताकि ऑनलाइन मीटिंग अच्छे से हो सके। अच्छा तो उसको ठीक है, डेवलपमेंट कमेटी में आने दो ना, वहां से करो ना। अरे साहब मतलब छोटे छोटे मतलब है ना मैटर, आप मतलब डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट के बाद बोर्ड मतलब जाएगा। हाँ नहीं ये छोटा थोड़ी है, इसका खर्चा कितना आएगा सब मिला के? वो सारा चीज कितने का आता है टैबलेट? एक 15,000 का एक आता है टैबलेट। मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ भी है, देखो डेवलपमेंट की ये चेयरमैन बैठी है यहाँ पे। हाँ, तो ये भी नहीं चाहेंगे कि डायरेक्ट कहीं से भी कोई भी पास कर देवे, तो थ्रू प्रॉपर आने दो। डेवलपमेंट के चेयरमैन कौन है? ये मैडम मैडम। हाँ तो मैडम ही तो बोल रहे हैं। अरे मैडम ने अप्रूव कर दिया। कोटेशन मंगवा लेते हैं, सुनो देखते हैं ना आगे, कोटेशन मंगा लेते हैं ना। कोटेशन तो मंगाना पड़ेगा ना, दिस इज द प्रोसेस है, वो तो मंगा लेते हैं। कोटेशन मंगवा लो जैसा मैडम बता रही है। हाँ, दो तीन कोटेशन मंगवाओ, जो अच्छा होगा, जो कौन सी कंपनी का है वो भी देखना पड़ेगा, कौन सा अच्छा है। हुकुम सिंह जी हेलो। हेलो बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए ना। अरे थोड़ी बात के लिए सभी डायरेक्टर एक लाइन से बातचीत हुई अभी, अब उसको सभी को नाराज मत कीजिए जबरदस्ती। अरे ये आप जो नाराज सुनिए ना, जो कोटेशन सुनिए, कोई कोटेशन आप देख लो, वाइस चेयरमैन है, मैडम है या अशोक है आईटी का, इज प्रॉपर पर्सन, तो आप फाइनल करके डिसाइड कर लो इसमें। अब इसमें अब बहाने मत ढूंढो। नहीं ये आप गलत बोल रहे हो। बहाना नहीं हो रही है भूषण जी। अभी निर्णय, अभी मैडम ने आईटी चेयरमैन कमेटी है और डेवलपमेंट भी है, और आईटी में आईटी से रिलेटेड सभी चीज सैंक्शन होते हैं। इस लास्ट टाइम भी अटक गया था, अभी सभी लोग बोल रहे हैं, एक मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमने मतलब नहीं टैबलेट सभी लोग ने
ऊपर सीधे सभी लोगों की ये है कि भाई ये पढ़ नहीं पाते, कुछ नहीं है आप, और ये परमानेंट नेचर हो गया अभी। ये जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना, पहले लगता था टेम्पररी रहेगा साल भर पहले, अभी ये परमानेंट नेचर हो गया ये अभी चलेगा। हाँ हाँ, और ये कोई अनोखा ये नहीं है। जो भी कोटेशन मंगाना है मंगा के, किसका क्या करना है अशोक जी से बात करके आप प्रोक्योर कर लो उसको भी। अभी उसको चर्चा के लिए नहीं, आज निर्णय ले लो इसके ऊपर। और नहीं लेना है तो वो भी क्लियर बता दो, बार बार भी विषय निकाल के नाराज करना ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए हुकुम सिंह जी, आपका गलत है। लास्ट मतलब मीटिंग में देखो हम लोगों ने ये मंगाया था, नहीं लैपटॉप मंगाए थे, बराबर ना? नहीं, आप ये एकदम जो बोल रहे हो ना कि करना है तो बता दो, नहीं तो बार बार क्या वो। हाँ, और क्या, सही बात है ना, उसमें क्या है, बराबर। आप 2 बार इससे सही बोल रहा हूँ मैं, यानी जी बोल रहे हैं कि डिसाइड होने के बाद में ये निर्णय है ना 1-2 जन बैठ के कैंसिल कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, आपके सामने ही कैंसिल होगा ना, अगर होगा तो भी। अगर देना है तो सबके सामने ही होगा। हुकुम सिंह जी, लास्ट टाइम हम लोग ने ये मंगाया था, हमने मान 2 ये लिया मंगाए थे, ना। लैपटॉप मंगाए थे, तो हम लोग ने कोटेशन मंगाया था क्या कमेटी में? अनिल जी, हाँ। अनिल जी नहीं मंगाया, कोटेशन मंगवाया था। नहीं मंगाए थे। अरे भैया मंगवाया कोटेशन आया। अरे अभी तो हुआ था, मतलब 2 अभी लैपटॉप जो लाए थे। हाँ, इसका भी कोटेशन मंगवाया था। हाँ, कोटेशन मंगवाया था, लेकिन मतलब मीटिंग में थोड़ी हुआ था पास, ये तो हम लोगों ने पास किया था। बोर्ड में डेवलपमेंट मैडम बैठी है, पूछो उनको। डेवलपमेंट में नहीं था, मैं भी इसमें था, मैं थोड़ी मेमोरी डेवलपमेंट सब का। कितने थे, ज्यादा थे, लेकिन हमने 2 ही पास किए। मैं बोलती हूँ ना, ज्यादा लोगों के थे, लेकिन हमने बोला कि अभी जरूरत देना है तो वो 2 कौन से मीटिंग में पास हुए थे? अनिल सर, नहीं, डेवलपमेंट में कहाँ थे मैडम? अनिल सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बोलो ना। देना है और ये 3 जन के ऊपर डाल दो, कोटेशन आएगा, 3 जन देख के उसको फाइनल कर देंगे। हाँ बस, है ना, देना है ना, बिल्कुल, नहीं करना है कोई। बस ठीक है ना, तो उसको चर्चा डेवलपमेंट मत करो ना, ये सब चर्चा और करके आप बैठ जाओ या भूषण जी बैठ जाओ, करके इसको फाइनल करके खत्म करो, क्यों मगजमारी करने का। ठीक है है ना। शुरू करें क्या सर? हाँ, शुरू कीजिए। शुरू करते हैं। अशोक जी गो अहेड। या बस बताइए तिवारी जी, हमें क्यों सीखना है, हम क्यों सीखना जरूरी है, पहले वो बताइए। अशोक सर, यस सर, can you improve the volume of our device? जस्ट यस सर। सर मैं हेडफोन लगाऊं? कर लो, फोन कर लो, मैं इसमें रख सकता है ना फिर? नहीं, आप फिर मैं हेडफोन में लगाता आ हूं, दूंगा थोड़ा क्लैरिटी। और आपकी आवाज थोड़ा परफेक्ट रखना। यस सर। आपकी वैक्सीन एक हुई कि दोनों? मेरा अभी एक भी नहीं हुआ सर। आपको हाँ एसडीएफसी में है ना, मेरा रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है, अभी आएगा जुलाई फर्स्ट। डॉक्टर की तरफ से उधर फ्री है ना पेरेंट्स को। सर अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ या अभी जी, थैंक यू सर। इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित हमारे बैंक के वाइस चेयरमैन सर, थैंक यू सो मच सर, आप अपना वैल्यूबल टाइम दिया ये इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग सेशन के लिए। अपने आईटी कमेटी चेयरपर्सन मैडम, उनको भी थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ, और अपने आईटी कमेटी के डायरेक्टर सर, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और सभी आईटी जितने भी कमेटी के चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन सर हैं, सबको मैं थैंक यू, और सारे बोर्ड मेंबर्स को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया इस इम्पोर्टेंट। जरा जोर से बोलो। और सीओ सर को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इन सब चीज़ों में मुझे कोऑपरेट किया, और जैसा कि हम सब ने डिसाइड किया है कि साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का जो सर्कुलर है, जैसा कि आरबीआई ने पिछले 1995 से कंटिन्यू, जैसे पहले फिजिकल बैंकिंग था, सिस्टम नहीं था, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आता गया वैसे वैसे थ्रेट्स जैसे जैसे आते गए, फ्रॉड्स बढ़ते गए, तो उस हिसाब से आरबीआई ने नए नए गाइडलाइंस निकालते गए। तिवारी तो जी बाकी सबका म्यूट कर दो ना जी, बहुत आवाज आ रही है कहीं से। आपका आ रही है उधर मेरा में तो हाँ बोलिए। यस,
और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैंक ने आईटी विजन पहले से बना के रखा है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप सबके गाइडेंस और मार्गदर्शन में बैंक का विजन बहुत बड़ा है टेक्नोलॉजी को लेके। चाहे वो ऐसा नहीं है कि हम लोग छोटी बैंक है, छोटी बैंक नहीं है, हम लोगों का विजन बहुत बड़ा है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, न्यू टेक्नोलॉजी को लेके अडॉप्ट कर रही है बैंक। और उसके साथ साथ उसके जो प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े कोऑपरेटिव बैंक, चाहे नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो वो सब भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। उनके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो कि हर बैंक को उस पर कंप्लायंस के रूप में उसको कंप्लीट करना रहता है। उसमें से अपना एक पार्ट है अवेयरनेस। जैसा कि आरबीआई ने बोला है कि 19 अक्टूबर 2018 का जो सर्कुलर है आरबीआई का, उसमें 13 पॉइंट का एक सर्कुलर आरबीआई ने निकाला। इससे पहले हम सभी को याद होगा जब भी सत्यम घोटाला हुआ था, और उसके पहले भी जो सारे फ्रॉड्स होते थे, तो जब भी वो सर्कुलर 2011 में आया, फिर 98 में आया था, फिर 2011 में आया, फिर 2014 में आया, तो वो सर्कुलर इतना बड़ा था, 200 पेज 250 पेज का जो सर्कुलर था, वो कोई ग्रोथ को करने के छोड़ के बहुत दूर कि उसको इम्प्लीमेंट करना भी इम्पॉसिबल होता था, चाहे आईटी वाला हो या फिर वो बैंक के जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं। तो आरबीआई ने जब भी ये कॉस्मोस का प्रॉब्लम, ये सब घोटाला जब भी हुआ, कॉस्मोस का फ्रॉड हुआ, तो वो टाइम पे आरबीआई ने क्या किया कि एक 16 पर्सन का एक कमेटी बनाया कि वो लोग हर अपने अपने एक्सपर्ट थे, अपने अपने लेवल के। एक हार्डवेयर वाला है, कोई ई गवर्नेंस वाला है, कोई ऑडिटर है। तो इस टाइप के लोगों को 16 लोगों का टीम बनाया कि आप इसको, जो 250 पेज का सर्कुलर है साइबर सिक्योरिटी का, ये सर्कुलर को आप कितना और इजी से इजी कर सकते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करके मुझे बताइए कि इसको और कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, खासकर कोऑपरेटिव बैंक में, क्योंकि ज्यादा होल पॉइंट्स उधर ही रहते हैं। और जैसा कि आरबीआई भी ऑब्जर्व कर रही थी कि आज की डेट में कोऑपरेटिव बैंक भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। तो वो 13 पॉइंट को उन्होंने वो सर्कुलर पूरा निकाला। उसमें से जो पहला जो पॉइंट था वो जैसे आईटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और उसमें जो साइबर सिक्योरिटी में जो फायरवॉल्स वगैरह लगते हैं उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, और उसके साथ साथ अपने को अवेयर कैसे करना है, क्योंकि अपना जो थ्रेट्स है वो कहाँ से आ सकते हैं, या फिर जो अपने स्टाफ है, जो यूजर है, वो किस टाइप के उनके द्वारा जो प्रॉब्लम्स, जैसे कभी कभी जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनसे कुछ मिस्टेक्स होते हैं, तो उससे बैंक को क्या लॉस होगा। तो इस टाइप का उन्होंने असेसमेंट पूरा बनाया। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है एसेट्स का था, लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है अवेयरनेस को लेके। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ इंडिया में उसको लास्ट में दिया है, लेकिन फॉरेन वगैरह के जो पॉलिसी है वो पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। मतलब अवेयरनेस मतलब ये कि जैसे हम लोग पॉलिसी बनाया है तो क्यों बनाया है, चाहे वो बोर्ड लेवल पे हैं या आईटी कमेटी के मेंबर्स हैं या फिर आईटी के जो स्टाफ हैं, उनको ये जानकारी होना जरूरी है कि अगर हम लोग ये पॉलिसी बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उसका रोड मैप बनना चाहिए, जिसको पॉलिसी हम लोग बोलते हैं, उसका प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोसेस को वो इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इन सब सारी चीज़ों में एक लेवल बना, वो लेवल में अब जैसे अभी उन्होंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, उसमें किसको किसको जानकारी होना चाहिए, जैसा कि अभी हम लोग आगे करेंगे। उसमें बोर्ड मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स में टॉप मैनेजमेंट इसमें एग्जीक्यूटिव लेवल पे आते हैं, सीईओ हैं, डीजीएम है, जीएम है, ये सब उनको होना चाहिए। एम्प्लॉयज जो स्टाफ हैं उनको होना चाहिए, मतलब क्या क्या यूजर लेवल पे प्रिकॉशंस लेना है। और कस्टमर जो अपना इन पॉइंट, जो कस्टमर है जो अपना मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह यूज कर रहे हैं, कार्ड यूज कर रहे हैं, जितने डिजिटल चैनल्स वो लोग यूज कर रहे हैं, उस लेवल पे क्या क्या सिक्योरिटी अवेयरनेस होना जरूरी है, उन सब चीजों पे बैंक कमिटेड है अभी, और करना भी है, वो कंप्लायंस है अभी। जैसा कि हम सब जानते हैं आरबीआई ने अभी साइबर सिक्योरिटी जो अवेयरनेस ट्रेनिंग है जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने 29 मई का जो आईटी कमेटी का मीटिंग था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जितने भी अपने सर्कुलर हैं इसमें एक है जो पहला जो सर्कुलर था वो 19 को आया था, 19 अक्टूबर 2018 को। वो सर्कुलर में 13 पॉइंट का सर्कुलर था। उसके बाद फिर सेकेंड सर्कुलर कॉम्प्रेसिव साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो सर्कुलर आया था, वो सेकंड सर्कुलर था साइबर सिक्योरिटी को लेके।
थर्ड था जब भी सितंबर में एक सर्कुलर आया था 2020 में, IT विजन 2020-2023, तो उसमें अभी आरबीआई ने टाइमलाइन दे दिया है, जिसमें जैसा कि जो IT कमेटी में अपने चेयरपर्सन मैडम हैं और अपने VC सर भी थे वो मीटिंग में, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि अभी अपने को आरबीआई ने जो IT 2020 विजन दिया है उसमें अलग अलग दिया है। जैसे आउटसाइडर बोर्ड है अपना, एक अलग से स्ट्रेटेजी कमेटी होगी जिसपे हम लोग इन सब चीजों पे पूरा फोकस करेंगे, और उसके साथ साथ एक अलग से बोर्ड होगा अभी जो स्पेशली वो हर क्वार्टर में आरबीआई को सबमिट करना रहेगा कि इस बार हम लोगों ने ये डेट को आरबीआई का जो सर्कुलर है वो हम लोगों ने रिव्यू किया, ये कंप्लायंस इतना हो गया, इतना पेंडिंग है तो क्यों है, उसका विजन डॉक्यूमेंट के साथ साथ उनका एक बजट होना चाहिए कि मतलब IT का आप क्या बजट बना रहे हैं सिक्योरिटी को लेके। और उसके साथ साथ जैसा कि अवेयरनेस क्रिएट करना वो मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने को लास्ट में वो उनको कंफर्म करना रहता है कि हम लोगों ने ये साल में हम लोगों ने इतना अवेयरनेस ट्रेनिंग लिया बोर्ड मेंबर के साथ, अपने स्टाफ के साथ, और यूजर्स को हम लोग SMS के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू हम लोग कितना पब्लिसिटी या अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो वो सब चीजें उनको दिखाना पड़ता है। और उससे क्या होता है कि उससे अपने को दो फायदा होता है। पहला तो अवेयरनेस क्रिएट होता है तो अपने को जो लूप होल्स रहते हैं वो अपने को मालूम पड़ता है। दूसरा, अपने को जो बिजनेस है, बैंक का जो बिजनेस है वो ग्रोथ करने में ना अपने को वो सब सारी चीजें अपने को अवेयरनेस जब रहता है तो उसमें इजी होता है हम लोग वो वे में जाने के लिए। उसमें से ये हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अपने को ये एक ट्रेनिंग सेशन में कवर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको 3 टॉपिक में अलग अलग लिया है। और ये 3 टॉपिक में ना पहले मैं बेसिक से लूंगा, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में जब भी आप लोगों का IDRBT में ट्रेनिंग सेशन होगा तो वो टाइम पे ये सब पॉइंट्स ना आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि वो एग्जाम होगा। और IDRBT का अभी डायरेक्टर्स लोगों का भी जो IT कमेटी के रहेंगे और डायरेक्टर्स का जैसा IDRBT अभी डिसाइड करेगी RBI के जो IT डिपार्टमेंट है, तो वो टाइम पे आपको इजी पड़ेगा, जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो आपको एग्जाम क्रैक करने में वो इजी रहेगा, आपको समझ में भी आएगा कि किस तरीके का। तो मैं अभी बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और आने वाले टाइम में जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 1 साल का हम लोग एक विजन बनाएंगे सिर्फ अवेयरनेस पे ही, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ आपको भी ये चीजें मालूम रहेंगी, या फिर कोई यूजर्स क्या बोल रहा है, या फिर ऐसा नहीं है कि हम लोग बैंक में ही ये सब चीजें कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में IT डिपार्टमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। आप मोबाइल से कनेक्ट हुए हैं तो जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं आप उन सब चीजों से बैकएंड में जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बैंक के लिए कर रहे हैं तो बैंक हमारे लिए 8 घंटे मैंने काम किया तो मेरे लिए 8 घंटे ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग घर पे भी जा रहे हैं तो IT से जुड़े हुए हैं, या कहीं पे भी जा रहे हैं IT कहीं ना कहीं है ही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली है वहाँ पे। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग अभी अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस करेंगे, उससे अपना ये सब चीजें ईजी हो जाएंगी। RBI क्या बोलता है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि RBI बोलता है कि आपका जो साइबर सिक्योरिटी का पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी हो, आपका वो कमेटी के थ्रू आपका बोर्ड में अप्रूव होना चाहिए, विथ उसका प्रोसेस क्या क्या है वो सब चीजें होनी चाहिए। और उसमें जो भी आपके मेजर थ्रेट्स है, मतलब आपके जैसे यूजर लेवल पे या फिर आपके सर्वर लेवल पे, या डेटा जहाँ पे आपका एक्सेस हो रहा है, डिलीवरी जो चैनल्स है वो सब पे बैंक इंटरनल एक्सटर्नल वो थ्रेट्स किस टाइप के है वो सब चीजें आइडेंटिफाई करें, और उसको रिस्क रेटिंग जिसको बोलते हैं, जैसा कि बैंक ने 1 साल पहले ही वो सारे कंप्लायंसेस को कंप्लीट किया है। और मैं प्राउडली आपको ये चीजें बताना चाहता हूँ कि बैंक अभी आज के डेट में हम लोगों ने 3 साल से जो बैंक ने IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा फोकस किया है, और उसमें मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि जितने भी अपने थ्रेट्स जिस टाइप के होते हैं वो हम लोगों ने टाइम टू टाइम कंप्लायंस को कंप्लीट किया है। और उसी का नतीजा है, उसी का ये है कि हम लोगों को जो भी सर्टिफिकेशन हम लोगों ने करने की कोशिश किया है बैंक के साइड से, चाहे वो डायरेक्ट मेंबरशिप का है, तो हम लोगों को इजीली ये सब चीजें मिली हुई हैं, क्योंकि RBI को जो भी कंप्लायंसेस चाहिए सिक्योरिटी इंफ्रा को लेके, वो सब चीजें आज के डेट में बैंक का पहले वो लोग चेक करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि बैंक का ये सब चीजें हैं, तभी वो तभी वो परमिशन देते हैं, अदरवाइज परमिशन नहीं देते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे बैंक आज के डेट में IMPS वगैरह के लिए भी, UPI के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा है, RBI से परमिशन ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? उनका रीजन यही है कि बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो इससे बहुत सारी चीजें अपने को बेनिफिट मिलती हैं, और उसके साथ साथ
जैसा कि मैंने बताया कि ये सब चीजें उसमें रेटिंग वाइज होनी चाहिए, तो वो हम लोगों ने जैसा कि पीसी का हम लोगों ने लो में रखा है, फायरवॉल को हम लोगों ने हाई में रखा है। रेटिंग हम लोग कैसे फिक्स करते हैं? रेटिंग हम लोग इस तरीके से फिक्स करते हैं कि कोई भी हार्डवेयर हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। जैसा सॉफ्टवेयर कोई भी हम लोग सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। तो दो चीजें हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, चाहे मोबाइल हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, मॉनिटर हो, प्रिंटर है, उसको आप टच कर सकते हैं, वो फिजिकली होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है वो फिजिकली नहीं होता है, वो आप सिर्फ फील कर सकते हैं, हाँ ये एप्लीकेशन है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, सॉफ्टवेयर हमेशा सॉफ्ट में ये रहता है। उसके बाद उसमें हम लोग ये देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हाई है या लो है या मीडियम है। तो हाई कैसा रहता है कि कोई भी अगर कोई ऐसा डिवाइस या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली अपने बैंक के फाइनेंशियल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है, उसको हम लोग हाई रिस्क में रखते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एक क्लिक पे आपका वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो सकता है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका हार्ड डिस्क जो डेटा है वो हो गया, आपका फायरवॉल हो गया, राउटर हो गया, मॉडेम हो गया, सर्वर हो गया, ये सब चीजें, सीसीटीवी कैमरा हो गया, ये सब चीजें सब हाई रिस्क में होती हैं। मतलब इसमें हम लोग डिले नहीं कर सकते। अगर इनकेस कुछ इशू आता है तो बैंक को इमीडिएट इसको रिस्पॉन्ड करना है, मतलब उसको प्रायोरिटी देना है। उसके बाद आता है मीडियम में। मीडियम मतलब कि ऐसा डिवाइस या ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आपका इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के बाद उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसके लिए अपने को सेकंड प्रायोरिटी, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर अगर आपका नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी किसी को भेज सकते हैं, लेकिन प्रिंटर ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना नहीं चला सकते, आपको लगता ही है, तो उसको हम लोग मीडियम में रखते हैं। उसके बाद आता है थर्ड, जो लो आता है। लो में कैसा है कि कीबोर्ड अगर आपका खराब हो गया तो कीबोर्ड आपका यूज एंड थ्रो होता है कि आप निकाले तुरंत दूसरा कीबोर्ड लेके आके आपने कनेक्ट कर दिया, तो उसका आपको इतना ये नहीं रहता है। तो इस तरीके पे हम लोग रिस्क रेटिंग डिसाइड करते हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डेटा है, चाहे वो कस्टमर का डेटा है, चाहे वो ऑफिशियल कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है। डेटा को भी हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है कस्टमर डेटा, जो अपना डीसी डीआर पे जो हम लोग को रिप्लिकेट होता है, वो हम सभी जानते हैं कि जैसा अभी रिसेंटली हम लोगों ने डीआर डील किया, तो ये क्या होता है, कस्टमर का डेटा हाई प्रायोरिटी में हम लोग रखते हैं। हाई प्रायोरिटी मतलब अपने को वो सिक्योरिटी अपने को इंश्योर करना है कि हाँ मेरा डेटा सिक्योर है। और कभी भी अगर बैंक का कुछ भी ऐसा सर्वर डाउन होता है, कुछ भी होता है, तो बैंक कितने टाइम में फिर से वो सर्विस अप कर सकती है, इनकेस अगर वो ये जोन में कुछ इशू होता है, उसको हम लोग हाई प्रायोरिटी में रखते हैं। सेकंड, जो यूजर्स के डेटा है, जैसे मेरे पीसी का डेटा है या फिर ब्रांच मैनेजर के पीसी का डेटा है या सीईओ सर के पीसी के डेटा है, तो ये सब चीजें हम लोग सेंट्रलाइज बैकअप रखते हैं। और जो हम लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, वो फोल्डर में हम लोगों ने 3 फोल्डर बनाया, सब फोल्डर। पहला कॉन्फिडेंशियल डेटा, मतलब मेरे लेवल पे कुछ भी ऐसा डेटा है, मैंने कुछ पॉलिसी बनाया, कुछ ड्राफ्ट किया है, तो वो डेटा कॉन्फिडेंशियल में मैं कॉपी पेस्ट करके रखूंगा, जिससे वो डेटा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। इवन मुझे भी एक्सेस नहीं रहता है किसी पीसी का डेटा, जो पहले एक्सेस था, लेकिन अभी वो हम लोगों ने अपने लेवल पे भी परमिशन निकाल दिया है। जब तक वो यूजर हम लोग को परमिशन नहीं देगा तब तक वो डेटा उनका कॉन्फिडेंशियल उनके पास रहेगा। उसके बाद सेकंड है कि जो भी पब्लिक डेटा है, पब्लिक डेटा मतलब कोई भी, जैसे लोन डिपार्टमेंट क्या रहता है कि उनके कस्टमर का डेटा उनके पास रहता है, तो उनके पास अलग अलग फोल्डर वो एक कस्टमर का रखते हैं, तो वो अपने डिटेल वो पब्लिक इसमें रखते हैं। तीसरा है उनके लेवल पे जो पर्सनल डेटा रहता है, पर्सनल डेटा मतलब जो वो लोग कॉन्फिडेंशियली वो डेटा यूज करते हैं उसमें। जैसे अभी मैंने कुछ पॉलिसी ड्राफ्ट किया हुआ है, जो मुझे मिलता है पॉलिसी इंटरनल किसी से मिला, तो वो पॉलिसी मैं अपने तरीके से ड्राफ्ट कर रहा हूँ, वो अलग से फोल्डर में रख रहा हूँ। तो ये सब टाइप का हम लोग डेटा अपने यहाँ रखते हैं, जो इंश्योर करना पड़ता है। आरबीआई बोलती है इसका आप क्लासिफिकेशन करो, आप कि आपके पास कितने टाइप के कॉन्फिडेंशियल डेटा है, कितने टाइप के पब्लिक डेटा है, कितने टाइप के आपके पास इंटरनल जो डेटा है जो वो यूजर लेवल पे रहता है। उसके बाद आरबीआई बोलती है कि जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पॉलिसी टाइम टू टाइम रिव्यू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
अभी हम लोगों ने CVS चेंज किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पॉलिसी अपना हम लोग 2 साल से टाइम टू टाइम पॉलिसी रिव्यू कर रहे हैं। इसके पहले रिव्यू नहीं होता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने को जैसे से आता गया वैसे से हम लोगों ने पॉलिसी डिप्लॉय किया, पॉलिसी को प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करके प्लानिंग करके उसको प्रिक्योर किया। उसके बाद जैसे ही अपने जितने भी चैनल्स होते हैं, जैसे जो पॉलिसी होता है, पॉलिसी में कौन कौन से बैंक, मतलब उनको जरूरत क्या क्या रहती है, किसको किसको साइबर सिक्योरिटी के जो पॉलिसी है उनको बनाना है, किस टाइप के बैंक। जैसे ऐसी बैंक जिनके पास लेटेस्ट डिजिटल चैनल्स है। लेटेस्ट डिजिटल चैनल्स में आपका ई-कॉम हो गया, पॉस हो गया, IMPS हो गया, इस टाइप के BBPS हो गया, इस टाइप के चैनल, उनको ये सब चीजें कंप्लायंस में करना है। वो एलिजिबल हैं कि मतलब जो डिजिटल चैनल्स प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहे हैं सारे अपने कस्टमर्स को। और ऐसे बैंक जो इंटरनेट बैंकिंग दे रही है अपने कस्टमर्स को, वो भी रिस्क में आते हैं, मतलब हाई रिस्क होता है, वो भी उसमें भी आते हैं, तो वो भी ये पॉलिसी के अंडर में आते हैं। ऐसे बैंक, ऐसे अदर कॉपरेटिव बैंक जो मोबाइल बैंकिंग सर्विस देती है, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में दिया कि डिजिटल प्रोडक्ट में उसके अंडर में ये सब आ जाते हैं। और ऐसी बैंक जो CVS इंप्लीमेंट की हुई है, कोर बैंकिंग से जो सेंट्रलाइज कोर बैंकिंग सिस्टम होती है, तो ये सब सारी चीजें जिनके पास हैं, वो ये सब चीजों जो साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस का जो सर्कुलर है, उनको ये सब चीजें करनी रहती है कंप्लायंस के रूप में। अब जैसा कि मैंने इसके पहले शीट में बताया, इसमें कौन कौन सी बैंक है, तो RBI ने डिसाइड किया कि लेवल, 4 लेवल डिसाइड किया कि 4 लेवल में मैं बाइफरगेट करूंगा कि कौन कौन से लेवल, कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन सी बैंक आएगी। जैसे अगर आप कोऑपरेटिव बैंक हैं तो आप पहले लेवल में रहेंगे। कोऑपरेटिव बैंक में पहले लेवल का जो कंप्लायंस है वो उस तरीके से उनको करना है। अगर आप सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, सब मेंबर अगर आप हैं, तो आप सेकेंड लेवल में, तो जैसा कभी हम लोग हैं, हम लोग सेकेंड लेवल, हम लोग सब मेंबर हैं एक्सिस बैंक के, और आउटवर्ड में, इनवर्ड में अपने HDFC बैंक के हैं, तो हम लोग सेकेंड लेवल में आते हैं। सेकेंड लेवल में 2 चीजें करनी रहती हैं। पहला जो कंप्लायंस करना था, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो BSG में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अभी मेरा और CEO सर का ID वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे इनेबल है, और RBI को भी हम लोगों ने कंफर्मेशन दे दिया है इसी महीने में कि अभी हम लोग टेस्टिंग लाइव में टेस्ट कर रहे हैं। लाइव में मेरा और CEO सर का चालू है, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ में, हम लोग अंडर अभी CBS माइग्रेशन में हैं, हम लोग आफ्टर 1 मंथ के बाद ये कंप्लायंस कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग, मैंने वो RBI को ये कर दिया, कंफर्म कर दिया है। और उसके बाद सेकंड है अपना डेटा लीकेज प्रिवेंशन, DLP जिसको बोलते हैं। DLP एक टेक्नोलॉजी होती है, एक टोपोलॉजी होती है, जो जैसा कि ये IT कमेटी जब मीटिंग हुआ 29 को, उसमें हम लोगों ने G-Suite का एक एप्लीकेशन लिया है, G-Suite का। उसमें जो भी मेल्स अभी हम लोग बाहर भेजते, वो मेल्स में RBI क्या बोलती है कि आपका IT डिपार्टमेंट एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए, जिससे अगर कोई भी मेल मेरा बाहर जा रहा है डोमेन से, उसमें अगर मैंने कोई भी वर्डिंग ऐसा डाल दिया कि अगर इस टाइप का वर्ड अगर वो मेल में आता है तो वो अलर्ट मुझे आना चाहिए। जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दिया या डेबिट कार्ड नंबर वर्डिंग ऐसा ऐड कर दिया, या फिर पैन कार्ड नंबर ऐड कर दिया, आधार कार्ड नंबर ऐड कर दिया, जैसे वो वर्डिंग उसको मिलेगा वो मुझे अलर्ट जनरेट करेगा मेरे सर्वर पे। तो RBI क्या बोलता है, मुझे वही अलर्ट चाहिए हर क्वार्टर में कि आपके इस टाइप के कितने अलर्ट्स आए। तो उससे क्या करते हैं, वो जितने भी इंडिया के बैंक्स हैं वो सबका डेटा वो कलेक्ट करते हैं, और वो डेटा वो लोग जो सर्टेन इंडिया है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो अपना IT मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, IT मिनिस्ट्री और RBI उसको रिपोर्ट करती है। उनका जो IT मिनिस्ट्री जो IT डिपार्टमेंट है, और IDRBT भी उसको रिपोर्ट करती है। उसके साथ साथ जितने भी अपने बैंक्स हैं, सारे बैंक RBI के थ्रू उनको रिपोर्ट करते हैं। वो डेटा कलेक्ट करके इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग दूसरे कंट्री को डेटा शेयर करते हैं कि किस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं मार्केट में। उसके बाद आता है कि अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है तो आप सेकेंड लेवल में आते हैं। डू यू हैव ऑन ATM स्विच, अगर आपका खुद का ATM स्विच है तो आप 4 लेवल में आते हैं। तो अपने पास खुद का ATM स्विच नहीं है, हम लोग सब मेंबर हैं, ASP वेंडर पे है। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट मेंबर हैं तब आप तीसरे लेवल में आते हैं। तीसरे लेवल में जब भी आप आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है वो बैंक की।
जैसे हम लोग डायरेक्ट मेंबरशिप में हम लोग आज लाइव होने वाले थे, बट आरबीआई के डेटा सेंटर जो आईटी डिपार्टमेंट है उसमें उनका डिजिटल सिग्नेचर में कुछ इशू होने की वजह से ट्यूसडे या वेंसडे को अपनी बैंक लाइव हो जाएगी। तो अभी हम लोग आरबीआई का जो जो हर लेवल में जो कंप्लायंस होता है हम लोगों ने अभी से वो तैयारी करना शुरू कर दिया है कि आने वाले टाइम में अपना काम इजी हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट जो आईटी मीटिंग होगा नेक्स्ट मंथ में, जब तक हम लोग ये सब चीजें अपडेट हो जाएंगे या 1-2 महीने के बाद, उसमें हम लोग आईटी विजन डॉक्यूमेंट में सबमिट करने वाला हूँ। बैंक का विजन क्या होगा आने वाले टाइम में, जो हम लोगों ने फरवरी के मीटिंग में मैंने एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। तो ये जब भी मैं नेक्स्ट मीटिंग लूंगा आईटी कमेटी का, उसमें वो मीटिंग में मैं आईटी का क्या विजन है आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी अपने ये साल का आने वाले टाइम, ये साल फाइनेंशियल ईयर में बैंक टेक्नोलॉजी में बहुत काम करने वाली है। मतलब डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको फर्निश करने के साथ साथ अभी अपने को बिजनेस पे भी फोकस करना है। तो उसमें वो प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा, बैंक अभी ये सब सारे चैनल्स आ जाने के बाद फिर अपना बिजनेस में क्या योगदान होगा, किस तरीके से उसको एम्पावर कस्टमर्स को अवेयर करके, स्टाफ को अवेयरनेस क्रिएट करके और मैनेजमेंट को करके फिर अपने को फोकस करना है बिजनेस पे। तो वो सब सारी चीजें वो पार्ट होगी, उसमें वो डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करूंगा। और जैसा कि मैंने बोला कि वो तीसरे लेवल पे आता है, तीसरे लेवल में हम लोगों को सब सारी चीजें करनी रहेंगी। उसके बाद अगर आपका खुद का एटीएम स्विच है, वो नहीं है जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया, तो वो फोर्थ इसमें आती है। और जैसा कि अगर आपका डेटा सेंटर है और डेटा सेंटर के साथ साथ अगर आप दूसरे बैंक को भी आप डेटा सेंटर इधर आपने अपने यहाँ रखा हुआ, जैसा कि हिचलकरंजी में हम लोग पहले रखते थे, तो उनको भी फोर्थ लेवल में रखा है आरबीआई ने। मतलब उनको ये सब चीजें ये करना पड़ता है, कंप्लायंस ज्यादा करना पड़ता है, जिसमें 2 से 3 CR का खर्चा आता है। इसीलिए अपना हिचलकरंजी जो कल्पना वाले बैंक थी, उन्होंने बोला कि अभी हम लोग आपका डीआर इधर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मुझे उतना खर्चा या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि आरबीआई ने बोल दिया अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसीलिए हम लोग बीएसजी में गए। बीएसजी में अभी अपना डेटा सेंटर इधर से निकल गया है, जो डेटा हम लोग सर्वर रखे थे वो अभी डेटा सेंटर शिफ्ट हो गया उनके मुंबई में जो डेटा सेंटर है वहां पे, और उनका जो डीआर है वो चेन्नई में है। तो अभी अपना रिस्क जो है उनके यहाँ शिफ्ट हो गया, और उनका टाइम टू टाइम वो जितने भी बैंक्स हैं, चाहे एसबीआई है, एचडीएफसी है, कोटक है, सारा बैंक का डेटा सेंटर उधर उसी जोन में है, उसी बिल्डिंग में है, उसी नेट मैजिक में ही। तो हम लोग अभी वहां पे शिफ्ट हो गए हैं, तो अपना वो रिस्क कम हो गया वहां से। उसके बाद आरबीआई ने जब लेवल्स किया उस हिसाब से फिर आरबीआई ने जो सर्कुलर निकाला था 19 अक्टूबर 2018 का, उसमें क्या क्या चीजें करनी है बैंक को। उसमें से पहला पॉइंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आईटी एसेट्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था कि जितने भी हार्डवेयर हैं और जितने भी अपने हार्डवेयर है, चाहे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, सीसीटीवी कैमरा है, ये सब सारी चीजों का बैंक के पास रिटर्न में कहीं पे ऐसा एप्लीकेशन हो जहां पे कुछ भी अगर चेंज हो रहा है तो उसका लॉग अपडेट होना चाहिए। पहले क्या था, पहले हम लोग कोई भी ऐसे कंप्यूटर ले लेते थे, असेंबल करके ले लिया, उसका नंबरिंग नहीं रखा इंटरनल, या कुछ भी ऐसा इश्यू हो गया, उसका कुछ ऐसा हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग 2017 के बाद से हम लोगों ने जब भी बेलॉक्स का सॉफ्टवेयर लिया, और उसके पहले जब भी हम लोगों ने कंसोल का सॉफ्टवेयर लिया, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, उसमें फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, पर उसमें ले रहा नहीं है। पूजा मैडम से बात किया मैंने, उन्होंने बोला कि एलिजिबल नहीं हुआ। हाँ, तो अभी उसमें हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी एप्लीकेशंस है, कोई भी चेंजेस अगर होता है, आरबीआई क्या बोलती है कि आपके जितने भी हार्डवेयर हैं वो हार्डवेयर पे आप स्टिकर नंबरिंग लगा के रखो, ये स्टिकर, ये नंबर है, और वो नंबर कहाँ कहाँ पे होना चाहिए। जैसे डेटा सेंटर के पास एक लिस्ट होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक उसका खुद का एप्लीकेशन एक बैंक का हो जो वो सब सारे रिकॉर्ड मेंटेन करता हो, अप टू डेट वो ट्रैक रिकॉर्ड रखता हो, पहला। दूसरा, डेटा सेंटर के पास एक रजिस्टर होना चाहिए फिजिकल। तीसरा, अकाउंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे वो लोग चेक करते हैं कि कौन सा हार्डवेयर कितने में लिया, उसका एक्सपायरी डेट का भी है, वारंटी का भी है, वहाँ पे होना चाहिए। चौथा,
अगर ब्रांच का है, ब्रांच के पास भी वो रिकॉर्ड रहना चाहिए, और ये चारों रिकॉर्ड मिसमैच नहीं होना चाहिए। मतलब रिकॉर्ड जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जो दिखा रहा है सॉफ्टवेयर, वैसा ही आपका फिजिकल जो रजिस्टर्ड है वो मैच होना चाहिए, वैसा ही आपका जो सेंट्रल ऑफिस में है वो मैच होना चाहिए। आरबीआई ये सब चीजें जब भी अभी फर्स्ट टाइम बैंक अपने बैंक का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का जो सर्कुलर है उस पर इंस्पेक्शन होगा, तो ये सब सारी चीजें चेक करती हैं। और वो आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आईटी एसेट्स। उसके उसके बाद आता है प्रिवेंशन एग्जीक्यूशन ऑफ अनऑथराइज सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम सब जानते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जो चाहे वो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, चाहे वो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑफिस यूज कर रहे हैं, एडोब रीडर यूज कर रहे हैं, जितने भी अपने एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, आरबीआई क्या बोलती है कि जितने भी एप्लीकेशन हैं, बैंक उसका एक लिस्ट बनाए, उसका आईटी डिपार्टमेंट लिस्ट बना के बोर्ड को वो आईटी कमेटी के थ्रू बोर्ड में वो सबमिट करे। आज के डेट में अपने पास 56 टाइप के सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं अलग अलग, चाहे वो एप्लीकेशन लेवल पे है या जो अलग अलग हम लोग एप्लीकेशन, उस टाइप के एप्लीकेशन हम लोग 56 नंबर ऑफ एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोगों ने आरबीआई को कंफर्म किया है। और उसमें से कुछ एप्लीकेशन जो हम लोग टाइम टू टाइम आता है, सर्टन इंडिया का एडवाइजरी आता है कि अपने को ये सब चीजें अनइंस्टॉल करना है। जैसे हम लोग रिमोट एक्सेस में सिर्फ टीम व्यूअर हम लोग लाइसेंस वाला वर्जन यूज करते हैं। आज के डेट में हम लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि एक्सेस ले सकते हैं हम लोग कहीं से भी, तो वो सब सारी चीजें हम लोगों ने ब्लॉक करके रख दिया है। और उसके साथ साथ आज के डेट में अपने बैंक में कोई भी एप्लीकेशन आप कहीं से भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मैंने एक ही लोगों को परमिशन दिया है, वो विशाल पवार को दिया है। बाकी कोई कहीं पे भी सिर्फ उसी का आईडी वो एक्सेस है, इवन मुझे भी नहीं है, अभी मैंने भी अपना निकाल दिया है। तो ये सब सारी चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए और रिकॉर्ड में होनी चाहिए। अगर इनकेस अगर वो चेंज भी कुछ करेगा ना, विशाल अगर कुछ चेंज करेगा, तो पहले वो हम लोग उसका असेसमेंट करेंगे कि उसके थ्रेट्स क्या हैं, किस टाइप के हैं, अगर हैं तो क्या क्या उसमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, यूजर्स को क्या बताना है, अपने लेवल पर रखना है या किस यूजर लेवल पर रखना है, या फिर अगर मुझे ऐसा कुछ एप्लीकेशन आता है तो पहले मुझे वो बोर्ड में रखना पड़ेगा कि इस टाइप के इसमें ये एप्लीकेशन है, इसको अपने को जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ भी रॉन्ग एप्लीकेशन मैं बोर्ड को सबमिट करूं, मुझे उसके लिए प्रॉपर उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मतलब इसमें बिजनेस रिस्क कितना आएगा, कुछ भी थ्रेट है, उसके बाद ही उसको बोर्ड का परमिशन मुझे मिलेगा, उसके बाद ही मैं उसको इंस्टॉल कर पाऊंगा। तो इस टाइप का हम लोगों का इसमें कंप्लायंस करना रहता है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स। अपने हम सभी जानते हैं कि जितने भी ऑफिसेस होते हैं, चाहे वो बैंक है, तो चाहे डेटा सेंटर है, सेंट्रल ऑफिस है, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, फायर फाइटिंग लगा है। तो आरबीआई बोलता है कि ये सब सारी चीजें ना, बहुत सारे बैंक पहले क्या करते थे कि फायर फाइटिंग का उनका वो जो गैस वगैरह वो खत्म हो जाता था, वो कभी रेन्यूअल होता ही नहीं था, तो एन मौके पर जब भी कुछ ऐसा इशू आता था तो वो काम ही नहीं करता था। तो आरबीआई ने क्या बोला, ये सब सारी चीजें टाइम टू टाइम ये सब चेक होना चाहिए, उसका रिफिल होना चाहिए, उसका मॉनिटर होना चाहिए। कुछ इशू होता है तो उस पर तुरंत आप उस पर एक्शन लेकर उसको रिजॉल्व करवाइए। उसके बाद फिर आता है अपना पॉइंट कि सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपका जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नेटवर्क है वो कितना सिक्योर है, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का आपने रखा है। तो वो सब सारी चीजें आपको कमेटी में रखना है, कमेटी को आपको एक्सप्लेन करना है कि ये सब सारी चीजें हम लोग ने किया हुआ है, वो पॉलिसी का पार्ट है, वो अपने को करना रहता है। उसके बाद आता है नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। नेटवर्क मैनेजमेंट में अपना राउटर आता है। राउटर मतलब कि जो भी रूट क्रिएट करता है, उसका वर्डिंग ऐसा, जो रूट क्रिएट करता है मीन्स अगर मैं एक जगह, मैं सेंट्रल ऑफिस में बैठा हूँ, सेंट्रल ऑफिस में एक राउटर लगा हुआ है, अभी एक राउटर मेन कुरार विलेज में है, तो अगर मुझे डेटा सेंटर कुरार विलेज से कनेक्ट करना है तो कौन करेगा, वो राउटर क्रिएट करेगा। राउटर एक ऐसा है जो रूट क्रिएट करता है एक डेस्टिनेशन टू सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ और आपके डेस्टिनेशन पे अगर मुझे एक राउटर लगाता हूँ तो वो राउटर ही समझ पाएगा दूसरे राउटर को, तो उसको रूट क्रिएट करता है वो। तो हम लोग लैन टू जब भी वैन क्रिएट करते हैं तो राउटर वहाँ पे लगता है। तो हम लोग, मैं जस्ट ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ये सब चीजें थोड़ा सा डीप में बताएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, आने वाले जैसे जैसे हम लोग आगे टॉपिक लेंगे।
तो उसमें ये आरबीआई क्या बोलता है कि ये सब चीजें आपका प्रॉपर होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसका पासवर्ड चेंज होना चाहिए, राउटर का पासवर्ड कहीं पे लिख के मत रखो। तो ये सब सारी चीजें हम लोग प्रिकॉशन पूरा लेना रहता है, वो पॉलिसी का पार्ट होता है। उसके बाद आता है एंटीवायरस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप लोगों के मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल में भी एंटीवायरस बहुत लोग रखते हैं, लैपटॉप में भी एंटीवायरस रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि जितने भी आपके जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उसमें जो वायरस होता है, जो वायरस होता है वो भी एक टाइप का एप्लीकेशन ही होता है। जो हैकर लोग रहते हैं वो एप्लीकेशन जैसा ही क्रिएट करते हैं कि वो एप्लीकेशन को वो डेटा जाके वो कलेक्ट करे, वो डेटा डिस्ट्रॉय करे, जो भी जिस टाइप का वो वायरस रहेगा। तो ये सब सारी चीजें एंटीवायरस क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो यूजर लेवल पे हो, चाहे वो एप्लीकेशन लेवल पे है, चाहे वो वायरस लेवल पे है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत लोग क्या करते हैं कि जो एंटीवायरस है या रेन्यूअल आपने नहीं किया, तो जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं ना, तो ये सब सारी चीजें प्रॉपर वो रिकॉर्ड रखता है। इन केस अगर आपने, आपका खुद का पर्सनल लैपटॉप है, वो लैपटॉप आप पायरेटेड यूज कर रहे हैं, इन केस अगर आपका कुछ भी ऐसा इशू होता है तो आप कहीं पे क्लेम, कहीं पे ऐसा आप एफआईआर जैसा हम लोग करते हैं, क्रिमिनल कुछ भी आप ऐसा ये नहीं कर सकते हैं, उसमें वो प्रॉब्लम आपको आता है, लीगल आप एक्शन कुछ ले नहीं पाएंगे। अगर आप उसका लाइसेंस अगर आप रखते हैं तो आप लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट आप ले सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें ध्यान देने की जरूरत है, जो कि पहले बैंक नहीं करती थी। जैसा कि हम सब जानते थे कि ऑडिट में पॉइंट आता था कि अपने पास इतने लाइसेंस का गैप है, और ये सब सारी चीजें हम लोगों ने पहले देखी हुई है। लेकिन अभी आरबीआई क्या बोलता है, जब भी ये सब सारी चीजें हम लोग लीगल लेवल पे जाते हैं ना, जहाँ पे कोर्ट लेवल पे, तो वहां पे ये सब सारी चीजें चेक होती हैं। जब भी लाइसेंस था कि नहीं था, जब अगर हैकिंग हुआ तो लाइसेंस था कि नहीं था, प्रॉपर एंटीवायरस अपडेट हो रहा था नहीं हो रहा था, पैचेज जो आ रहे थे वो अपडेट हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो ये सब सारी चीजों से अपना जो पॉइंट होता है वो स्ट्रांग होता है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इसीलिए एंटीवायरस का यूज करते हैं। पैच मैनेजमेंट जैसा बोला कि वनबिलिटी क्या है, चेंज मैनेजमेंट क्या है, जैसा कि मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया कि कुछ भी अगर हम लोग चेंजेस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आरबीआई क्या बोलती है कि उसका आप रिकॉर्ड रखिए। अभी जैसा हम लोगों ने एप्लीकेशन ले लिया, एप्लीकेशन में रिकॉर्ड रहता है। उसके साथ साथ जैसा कि हम लोग हर क्वार्टर में आईटी कमेटी में हम लोग अगर कोई बड़ा ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम लोग उसको रिकॉर्ड में रखते हैं कि हम लोगों ने ये चीजें हुई थी, ये प्रॉब्लम हुआ था, तो हम लोग उसका रिकॉर्ड में रखते हैं। उसके साथ यूजर एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट, उसमें क्या रहता है, जितने अगर हम लोग डेटा सेंटर में इंटर कर रहे हैं सर्वर रूम में, तो उसका एक्सेस कंट्रोल किसके पास है या उसका रिकॉर्ड किसके पास, किसके कितने पास, वो सब रिकॉर्ड में होना चाहिए। वो मशीन के साथ साथ एक रजिस्टर पे भी मेंटेन होना चाहिए। जैसा कि अभी वो अपना रिस्क में नहीं है, तो वो अपना डेटा सेंटर शिफ्ट हो गया है एएसपी मॉडल पे, तो वो सब सारी चीजें अपनी कम हो गई है। लेकिन ब्रांच में जहाँ पे कैश हम लोग रखते हैं, वो सब सारी चीजें वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। वो भी इसमें एक पॉइंट रहता है, जो कि ये पॉलिसी का एक पार्ट होता है। उसके बाद आता है सिक्योर मेल एंड मैसेजिंग सिस्टम। आपका अभी आरबीआई ने वो टाइम पे जब भी सर्कुलर निकाला था, तो बहुत सारे बैंक ने क्या किया था, उनके खुद का ईमेल आईडी नहीं था, खुद का डोमेन नहीं था उनका। अभी भी बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिनका अभी भी वो जीमेल, याहू, रेडिफ मेल, ये सब वो लोग ये सब ईमेल आईडी यूज करके जो उनका रिकॉन टाइप का मेल वगैरह है, अभी आरबीआई ने सब चीजों पे रोक लगा दिया है कि आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी पैचेज नहीं रहते, प्रॉपर अपडेट नहीं रहते हैं। तो उसमें बैंक ने पहले से ही, बैंक ने डोमेन पहले से दे रखा था जिसमें maladbank.com अपना डोमेन है, जो प्रॉपर वो सिक्योर है। और उसके साथ साथ जो अभी हम लोगों ने जिशूट लिया है उससे और सिक्योर हो जाएगा, जिससे हम लोग बाहर भी कम्युनिकेशन करने में अपने लिए इजी रहेगा। उसके बाद है रिमूवल मीडिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक साल पहले हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाया था जिसमें हम लोगों ने पेन ड्राइव को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। यूजर लेवल पे पीसी में आप पेन ड्राइव नहीं लगा सकते हैं। जैसा कि पहले काफी टाइम पे यूजर्स को प्रॉब्लम भी हुआ था कि पेन ड्राइव एक्सेस नहीं कर पाने के लिए उनको डिस्टर्बेंस होता है, बट हम लोगों ने उसको हैंडल टैकल करके वो अभी स्मूथली चल रहा है, कुछ इशू नहीं है। तो हम लोगों ने वो सब चीजें ब्लॉक करके रखी हैं। हार्ड डिस्क आप नहीं लगा सकते हैं किसी भी पीसी पे। उसके लिए हम लोग खुद डेटा सेंटर में भी हम लोग अगर पेन ड्राइव लगाते हैं तो पर्सनल लैपटॉप अलग लेके आते हैं, उसमें लगाते हैं वो, नहीं तो हम लोग उसको सॉफ्ट इसमें मेल के थ्रू हम लोग ये करते हैं। उसके बाद है यूजर एम्प्लॉय मैनेजमेंट अवेयरनेस। अपने आरबीआई क्या बोलती है कि आप यूजर अवेयरनेस, यूजर्स का जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करो, क्योंकि वही अपने लिए थ्रेट्स क्रिएट कर सकते हैं। इन केस अगर मैं एक यूजर हूँ,
अगर मुझे वो सब सारी चीजें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है अगर मुझे नहीं पता है तो मैं किसी भी लिंक पे मैं क्लिक कर दूंगा या किसी को भी डेटा बैंक का कॉन्फिडेंशियल मैं शेयर कर सकता हूँ। तो ये सब सारी चीजें उनको अवेयर करना, आरबीआई क्या बोलती है, अवेयर करो आप। उससे क्या होगा, लोगों को मालूम पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी क्या है, जो फ्रॉड्स होते हैं ना आज के डेट में, वो फ्रॉड्स कैसे होते हैं। अभी मैं पेटीएम कंपनी में काम करता हूँ और मेरे पास ये सब सारी चीजें फिजिकली आप चेक कर सकते हैं। आप कंपनी से बाहर निकल रहे हैं, फिजिकली आप मुझे चेक कर लेंगे, मैं पेन ड्राइव नहीं लिया हूँ, मेरा लैपटॉप नहीं है, मेरा मोबाइल नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में जो मैंने डेटा सेव किया है ना, कॉन्फिडेंशियल डेटा, वो डेटा तो किसी को पता नहीं है। तो हैकर लोग ऐसे ही होते हैं कि वो डेटा अपने दिमाग में फीड करके लेके जाते हैं और घर पे वो डेटा सेव करते हैं। एक आने वाले टाइम में वो धीरे धीरे बनाते बनाते इतना बड़ा डेटा बना लेते हैं और वो डेटा को क्या करते हैं, हैकर को बेच देते हैं। उससे उनको बड़ा इनकम होता है। ये सब चीजें, ये उनका पार्ट ऑफ लाइफ होता है। ये सब चीजें वो हैकर लोग ही करते हैं। तो आरबीआई क्या बोलती है, आप अपने यूजर्स को अवेयर करो कि जिससे, क्योंकि मैं बैंक का स्टाफ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 8 घंटे ही इधर हूँ तो बैंक का स्टाफ हूँ। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, बैंक का एसेट्स हूँ मैं। अगर कहीं पे भी मैं बैंक का कॉन्फिडेंशियल डेटा या कुछ भी ऐसा मैटर मैं लीक करता हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसका इंपॉर्टेंट क्या है, वो यूजर्स को बताना बहुत जरूरी है। आरबीआई बोलती है आप अवेयरनेस क्रिएट करो कि बैंक का कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी हो, आप शेयर मत करिए किसी थर्ड पर्सन के साथ। तो वो आरबीआई बोलती है करने के लिए। और उसके साथ साथ बैकअप एंड रिस्टोर, आपका डेटा का जो बैकअप है वो किस तरीके से आप रख रहे हैं, उसका सिक्योरिटी आप कैसे इंश्योर कैसे कर रहे हैं, ये सब टाइप का आरबीआई बोलती है कि ये सब आपको करना है। ये वो सर्कुलर का ये पार्ट था जो बैंक ने पॉलिसी बना के ये सब सारी चीजों पे कंप्लायंस किया है। उसके बाद आता है जब भी 31 दिसंबर 2019 का जो सर्कुलर आया, उसमें जैसा कि मैंने इसके पहले बताया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो हम लोगों ने कंप्लायंस कंप्लीट किया है। और आने वाले टाइम में जब भी बीएसजी का स्विच पे हम लोग जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली जब भी अपना आईएफसी कोड लाइव हो जाएगा, लाइव होने के बाद अपना जो 7 आईएफसी कोड है, ये आईएफसी कोड को अपने को हम लोग आरटीजीएस एनईएफटी में तो हम लोग लाइव हो जाएंगे क्योंकि वो आरबीआई का चैनल है। लेकिन अपने जो एचडीएफसी 0C मलाड का आईएफसी कोड में जो इशू आता है ना, वो कभी सॉल्व होगा जब भी हम लोग आईएमपीएस और अपना यूपीआई में अपडेट हो जाएगा वो आईएफसी कोड एनपीसीआई स्विच लेवल पे जब भी हम लोग सीबीएसई प्रॉपर अपना ये सब अभी प्रोसेस चल रहा है, ये कंप्लीट होने के बाद आईएफसी कोड अपना लाइव होगा। लाइव होने के बाद फिर हम लोग बीएसजी के स्विच पे जाएंगे, जब भी लाइव हम लोग अपडेट करेंगे, रीसर्टिफिकेशन करेंगे, तो वो टाइम पे 1-2 महीने में वो भी अपडेट हो जाएगा। फिर हम लोग फुल्ली पूरा डिजिटलाइज हो जाएंगे ये सब चीजों पे। तो वो कंप्लायंस अपना उधर भी कंप्लीट हो जाएगा, एक जो पेंडिंग कंप्लायंस रहेगा। उसके बाद जब भी हम लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं, इस टाइप का स्क्रीन आएगा बीएसजी पे। मतलब अभी तक हम लोग सिर्फ क्या करते थे, पासवर्ड इंटर, पहले हम लोग आईडी डालते थे, आईडी डालने के बाद फिर हम लोग पासवर्ड इंटर करते थे। अभी आरबीआई क्या बोलता है, यूजर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी के बाद वो सीबीएस में लॉगिन करेगा। जब भी कॉस्मोस बैंक का फ्रॉड हुआ था, तभी आरबीआई ने क्या बोला था कि उनके सीबीएस अभी हुआ था, उनको बोले कि अभी आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो पासवर्ड के साथ एक और ओटीपी के बाद आपको सीबीएस में लॉगिन करने को मिलेगा। इससे क्या रहेगा, 5 मिनट तक ही वो एक्सेस रहेगा। अगर मैं 5 मिनट कुछ भी काम सीबीएस में नहीं कर रहा हूँ अपने सीबीएस स्क्रीन पे, ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो जाएगा। पहले फिनाकस में जब भी हम लोग थे तो उसमें ये सब चीजें नहीं थी, और वो करने के लिए वो बड़ा अमाउंट बोल रहा था इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि अपना बीएफसी में ऑलरेडी है। ये अपना कंप्लायंस कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो इस टाइप का स्क्रीन दिखेगा, तो ये अपना कंप्लायंस कंप्लीट हो गया इसमें, और ये सिक्योर भी रहता है। उसके बाद जैसा कि मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, वो इसमें पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया। ये नेटवर्क मैनेजमेंट है, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट है। उसके बाद अभी आज के डेट में बैंक में अपने कितने पॉलिसी है, तो वो पॉलिसी अभी जैसे से हम लोग, अपना पहला फोकस है अपना साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का जो पॉलिसी है, वो कौन कौन से चीज़ों पे बैंक को कंप्लायंस करना है, अभी मैं उस पर हम लोग टारगेट करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 अपने जितने भी पॉलिसी हैं, क्योंकि आईटी का जो अभी 11 पॉलिसी हैं, ये 1-2 मीटिंग में कवर नहीं होगा, क्योंकि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आईटी का बहुत बड़ा हो गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 5 ब्रांच वाले बैंक हैं तो अपने पास इतने सारे ये नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस होता है, जो एसबीआई बैंक प्रोसेस कर रही है,
वही प्रोसेस हम लोग भी करना पड़ता है, वही कंप्लायंस हम लोग को भी करना पड़ता है। तो सबका कंप्लायंस सेम है डिजिटल के लिए, जो डिजिटल कंप्लायंस करना रहता है डिजिटल चैनल्स वालों को। तो उसमें से अपना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, ये पहला अपना पॉलिसी था जो बैंक में पहले था। उसके बाद से हम लोगों ने रुपए पॉलिसी, एटीएम पॉलिसी लेके आया, फिर मोबाइल बैंकिंग पॉलिसी लेके आया, फिर कस्टमर ग्रीवेंस पॉलिसी लेके आए, फिर हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पॉलिसी लेके आए, फिर बिजनेस कम्युनिकेटी पॉलिसी लेके आए, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, इंटरनेट यूजेज पॉलिसी, किस तरीके से इंटरनेट यूज करना है, वेंडर मैनेजमेंट पॉलिसी, डेटा माइग्रेशन पॉलिसी, ई मैनेजमेंट एंड गेटवे पॉलिसी। तो बैंक ने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करते गई बैंक, वैसे वैसे पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि एक डायरेक्शन होता है कि आपको ये डायरेक्शन में जाना है और ये सब चीजों को आपको कंप्लीट करना है, प्रोसेस जिसको बोलते हैं। तो पॉलिसी से इजी होता है काम करने में कि कोई भी पॉलिसी बन गया, वो पॉलिसी सबके, अभी कैसा बोर्ड में क्यों सब पॉलिसी जाता है, बोर्ड में इसलिए जाता है कि बैंक एज अ होल जितने भी अपने स्टाफ हैं सबको ये पॉलिसी, ये कंप्लायंस, ये सब चीजें फॉलो करनी है, कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये तो अपना पॉलिसी का पार्ट हो गया जिसमें मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम में बताया। तो उसके बाद अभी क्योंकि इतने सारा पॉलिसी मैं ब्रीफ करने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, हम लोग नेक्स्ट जब भी ट्रेनिंग सेशन रखेंगे तो उसमें मैं इससे थोड़ा और लेवल ऊपर, अपर लेवल पे मैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं एक फिशिंग टाइप का जो आज के डेट में काफी ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, इवन ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑफिस में ही, आप ऑफिस से बाहर भी जो मेल्स वगैरह आप करते हैं, पर्सनल या किसी को मेल कर रहे हैं, कभी भी आप सस्पिशियस ऐसा मेल्स अगर आपको आता है या कोई लिंक अगर ऐसे आता है या कोई एसएमएस के थ्रू अगर आपको कुछ ऐसा लिंक आता है तो प्लीज उस पर आप लोग कभी भी क्लिक मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी हैकिंग चालू है और वायरस मार्केट में बहुत सारे वायरसेस वगैरह ये हो रहे हैं। तो आपको किस टाइप के मेल्स आ सकते हैं, ऑफर देंगे, मतलब जैसे अभी अमेजॉन ऑर्डर कंफर्मेशन जो हम लोग अमेजॉन वगैरह पे या फ्लिपकार्ट वगैरह पे, हम लोग जोमेटो है, स्विगी है, ये सब सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन में आज के डेट में बुक करते हैं। तो इस टाइप की अगर आपको कंफर्मेशन मेल आता है या इस टाइप के आपको सब्जेक्ट में अगर आता है तो कहीं पे भी सस्पिशियस ऐसे लिंक पे आप क्लिक मत करिएगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। इस टाइप के भी आपको आ सकते हैं कि मतलब आपको बोलेंगे कि ऑफर देंगे कि इस टाइप को आपको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑफर मिलेगा, तो इस टाइप के आपको लिंक रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ों पे हम लोग को फोकस करने की जरूरत है कि कभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोग को बैंक में तो हम लोगों ने प्रॉपर किया है, लेकिन ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आज के डेट में सब सारी चीज़ें रिस्क रहती है। और पासवर्ड, जैसा कि हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं, मोबाइल अच्छा एप्लीकेशन। तिवारी जी, जी जी सर। तिवारी जी, जी सर। इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको जी। ये HTTP और HTTPS इसमें जी। डिफरेंस क्या रहता है? सर कैसा रहता है, जो भी अभी पहले जो टेक्नोलॉजी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो रहता है, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे क्या रहता है, उसमें एक और वर्डिंग जोड़ दिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी जो रहता है वो अपग्रेड कर दिया। मतलब उसमें अपने को SSL एक सर्टिफिकेट होता है जो हर डोमेन में वो सिक्योर करता है वो साइट को। आपने कभी देखा होगा कि कोई भी साइट अगर आप ओपन करते हैं तो ना, वो मतलब सेफ रहता है ना हाँ सेफ रहता, HTTPS? यस। अभी क्या रहता है, पहले IPv4 पे चलता था, लेकिन अभी RBI ने क्या बोला कि IPv6 पे भी रखना है अपने को। उससे क्या रहता है कि RBI ने बोला कि अभी ओके। जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं वो लोगों ने IPv4 पे भी रखा है, IPv6 पे भी रखा है। अपनी बैंक ने 1 साल पहले IPv6 पे लाइव है। अभी आप देखेंगे ना, पहले अपना बैंक दिखता था क्रॉस क्रॉस दिखता था, मतलब रेड कलर का राइट साइड लेफ्ट साइड में ऊपर, मतलब नॉट सिक्योर। तो अभी आप देखेंगे ना तो वहां पे सिक्योर करके एक ये लॉक करके आता है कि मतलब आपका जो लिंक है वो सिक्योर है, आपका जो साइट है। तो उसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसको बोलते हैं, जो उसको इंश्योर करती है। और अभी जैसा कि सर, अभी जैसा कि हम लोग अभी है ना, अभी टाइम हो गया है, 1 घंटा हो गया। क्वेश्चन आंसर ले लो। यस सर, क्वेश्चन आंसर ले लो और उसके बाद देखते हैं, है ना? ओके सर। रिस्पेक्टेड BC सर, आपका परमिशन है तो कुछ क्वेरी अगर है तो आप पूछ सकते हैं सर। हेलो हेलो। हाँ, सभी डायरेक्टर से विनंती है, अभी
1 घंटा सेक्शन होगा, तो मैंने इसलिए बोला कि फर्स्ट सेशन अपना 1 घंटा का रखना है, सोच के डिसाइड हुआ था। अभी जो भी क्वेश्चन आंसर है वो रूप में जाएंगे तो ज़्यादा इमीडिएट बेनिफिशियल होगा, ऐसा लगता था। उसके लिए डायरेक्टर सर तरफ से अनम्यूट करना है ना जी, करके क्वेश्चन आंसर सेक्शन करके चले जाते हैं सर। अशोक जी। जी सर। वन थिंग मेरे को पूछना इसमें, जैसे आपने आउटर के लिए बोला कि आप उसको पासवर्ड चेंज करते रहते हैं हम लोग, जी बराबर ना? जी। तो वो उसका क्या चेंज करने की प्रोसीजर में उसमें कितने लोगों का इन्वॉल्वेशन उसमें रहता है, क्या है? नहीं, ये पासवर्ड आप हम डेटा सेंटर लेवल पे पूछ रहे हैं कि एक नहीं, आपने अभी कहा कि आउटर जैसा है कि समझो मेन ब्रांच में है, अपने को समझो कि कुछ एक्सेस अपने को पूरा विलेज ब्रांच में करना है और आउटर के द्वारा हम लोग उसको कनेक्टिविटी करते हैं, तो उसमें कुछ पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, वो कंटिन्यूटी चेंज करनी पड़ती है। राइट, यस। वो क्या रहता है, अगर हम लोग फायरवॉल को एक्सेस करते हैं तो अपना एक, जैसे अभी मेरे नाम से एक फायरवॉल का पॉलिसी में हम लोगों ने ऐड किया है, मेरा विशाल का है, समीर का है। अगर मैं और विशाल दोनों ही एक्सेस करते हैं, अगर मैं एक्सेस करने जाता हूं तो मेरा एक पासवर्ड रहता है 12 लेंथ का, जो पासवर्ड पॉलिसी है अपना आईटी सिक्योरिटी का, 12 लेंथ का पासवर्ड मैं एंटर करूंगा। उसके साथ मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर पे मुझे 8 डिजिट का एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी आने के बाद ही वो फायरवॉल पे एक्सेस होता है, जो पहले नहीं था ये सब चीजें। तो हम लोगों ने वो सब सिक्योरिटी लेवल पे, इनकेस अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं फिक्स कर सकूं। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मेरा फायरवॉल ये हैक हो गया तो मुझे नहीं पता चला। तो ओटीपी के बाद ही वो कंफर्म होता है, उसका वो प्रोसेस है। जी सर, थैंक यू सर। तिवारी जी, तिवारी एक रिक्वेस्ट है आपसे जी। ये जो आपने स्लाइड मुझे दिखाया उसकी मुझे एक कॉपी प्रोवाइड करेंगे सर? यस सर, मैं सबको मेल कर दूंगा सर, और ये हर मीटिंग में चेंज करते रहेंगे हम लोग। मैं अपने हिसाब से इसको बनाता हूँ। जी अशोक जी, जी सर। हाँ बोलिए। हाँ, उसमें जैसे आपने कहा कि कुछ पॉइंट्स अपने को ध्यान देने आरबीआई ने बताया, जैसे अपना फायर एक्सटिंग्विशर है उसका गैस होता था, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कुछ अलार्म सिस्टम ये हार्वर्ड फॉर्मेट में, इनफैक्ट अपना सीसीटीवी जो भी है सिक्योरिटी चेक वगैरह है, या अपना ड्रिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेटा बैकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग बोलो सिस्टम के तरह। इसका कोई चेकलिस्ट आपने बनाया है और वो पीरियडिकली कोई उसका साइन करता है, कुछ रिपोर्ट बनाता है क्या? या सर, अपना डेटा सेंटर का डेली का चेकलिस्ट रिपोर्ट मैंने बनाया है, फॉर्मेट एक बनाया है, 2 साल पहले ही बनाया था, जब भी 2018 में सर्कुलर आया था। तो मेरे लिए वो इजी होता था कि मतलब अभी मैं 10 लोगों को कैसे फॉलो करूंगा कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, एक शाम का जब भी डेटा सेंटर पूरा हैंडओवर हो जाता है, तो शाम को जब भी एक क्लर्क, एक ऑफिसर रहता है, वो क्या करता है, वो चेकलिस्ट बनाता है। डेटा वो ठीक है, हैंडओवर हो गया ब्रांचेस का, यस। सेंट्रल ऑफिस का हैंडओवर हो गया, यस। अपना डेटा सेंटर का यूपीएस ओके है। वो चेकलिस्ट, सारे चेकलिस्ट पे वो साइन, एक चेकलिस्ट पे ओके करता है। ओके करने के बाद वो साइन करता है, और कितनी बार डेटा बैकअप जो लिया गया है, कितनी बार किसने क्या क्या एक्सेस किया। इवन अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेस लिया सेंट्रल ऑफिस से डेटाबेस का, वो एक्सेस अभी जो हम लोग पहले करते थे, अपने को पर्पस भी डालना पड़ता था, किस पर्पस से मैंने एक्सेस लिया था डेटाबेस का। लेकिन अभी वो अपना इधर से निकल गया। अभी वो कंट्रोल कहाँ पे हो गया, वो डायरेक्ट बीएसडी लेवल पे। बीएसडी लेवल मतलब ये, अभी सिर्फ मेरा एक आईडी है, जो मैं परमिशन दूंगा तभी वो एक्सेस कर पाएगा। मतलब वो डायरेक्ट उनके इस पे लॉग जनरेट होता है। वो डीएलपी ऑलरेडी वो लोगों ने सॉक इम्प्लीमेंट किया हुआ है, साइबर ऑपरेशन सेंटर, जो सारे बैंक्स को, जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे कंप्लायंसेस का एक पार्ट होता है, वो उसमें सॉक इम्प्लीमेंट, जैसा कि हम लोगों ने बेलॉक्स में ऑलरेडी लिया हुआ है। मतलब हम लोगों ने सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल में काम करना शुरू कर दिए। तो ये सब सारी चीजें सर वो लॉग में अपडेट होता है, जो आरबीआई अपने से कभी भी मांगती है। जैसे बीच में कुछ भी अगर आरबीआई ने बोल दिया कि ठीक है आप अपने बैंक का ना यूजर एक्सेस का ये दे दीजिए, लॉग दे दीजिए, तो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप का हमेशा हम लोग को रेडी रखना पड़ता है। और चेकलिस्ट भी मांगते हैं कि फिजिकली, ऐसा नहीं है कि डेटा सेंटर मेरा इधर से निकल गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। अभी भी हम लोग वो चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हैं कि किस टाइप के, जैसे क्योंकि यूजर इन पे अपना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यूजर इन पे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर लेवल पे है।
बाकी यूजर लेवल पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके जो प्रिकॉशंस लेने हैं, उसको जो चेकलिस्ट है वो हम लोग डे टू डे वो फॉलो करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अभी हम लोग थर्ड लेवल में आने वाले हैं, जब भी डायरेक्ट मेंबरशिप हम लोग का एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा, तो अभी हम लोग ब्रांचेस को ट्रैक कर रहे हैं। ब्रांचेज में क्या क्या चीजें हम लोग सेंट्रलाइज कर सकते हैं, जैसे सीसीटीवी मॉनिटरिंग हम लोग सेंट्रलाइज करने का प्लान कर रहे हैं कि सीसीटीवी अगर ब्रांचेज में कुछ भी खराब होता है, सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहा है, तो वैसा अलर्ट आना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड अपने एटीएम मशीन में रहते हैं ना, उनको भी लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जैसे अभी जैसे पार्टिकुलर बैंक ने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया है। मतलब जितने भी एटीएम मशीन्स हैं वहां पे ऐसे सेंसर्स लगाए हैं, अगर मैं हेलमेट पहन के आता हूँ या कैप लगा के आता हूँ तो ऑटोमेटिक वो अलर्ट जनरेट होगा मैनेजर्स के मोबाइल नंबर पे, एक हेलमेट पहन के आया उसको अलाउ मत करो। तो ये सब सारी चीजें बैंक को अभी ये सब करना है, जो कि हम लोग थर्ड लेवल जब भी आएंगे तो वो हम लोग उससे कंप्लायंस करेंगे। जी सर, मेरा फोन दीजिए। थैंक यू सर। चलो ओके। तिवारी जी, यस एक मैडम। मुझे खाली पूछना है कि अगर आप बोल रहे हैं कि सर्वर कभी डाउन होता है या सर्वर में कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो हम कितनी देर में रिस्टोर कर सकते हैं? मैडम अपना और जो दूसरा ये है कि अगर लाइट चली गई, लाइट फेल्योर है, तो हम कैसे काम करेंगे? यस मैडम, पहले कैसा था, अगर डेटा सेंटर बंद होता है, अगर डेटा सेंटर में पावर फेलियर होता है तो सारे बैंक डिस्टर्ब होते थे। अभी ऐसा नहीं होगा। अभी डेटा सेंटर से ब्रांचेस कनेक्ट नहीं है। अभी अपना जितने भी ब्रांच हैं वो सब कनेक्ट हैं बीएसडी के सर्वर से, जो नेट मैजिक में है। अगर डेटा सेंटर में पावर फेलियर होता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियरिंग डिपार्टमेंट किसी भी ब्रांच में जाके क्लियरिंग का प्रोसेस कर सकती है, फर्स्ट। सेकेंड, वो ब्रांच अगर वहां पे लाइट का फेलियर नहीं है तो वहां से भी वो डायरेक्ट बीएसडी को, सीबीएस को एक्सेस कर सकती है और प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर सकती है। वो कितनी देर में होता है ये? इमीडिएट, मतलब वो डिस्टर्ब होगा ही नहीं अगर डेटा सेंटर में पावर फेलियर होता है। यस, इसीलिए तो मैडम हम लोग को ये जो रिस्क है ना, ये हम लोगों ने ये सब चीजें आइडेंटिफाई करके ही ये रिस्क को कम किया है कि बैंक को जैसे जैसे अपने डिजिटल चैनल्स आ रहे हैं, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो ये सब सारी चीजों को जो रिस्क है वो कम करने के लिए हम लोगों ने क्या प्लान किया, एएसपी मॉडल वगैरह, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर ही वो सर्विस देगा अभी, तो अपना डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और उसके साथ अभी हम लोगों ने क्या किया है, ब्रांचेज में यूपीएस लगा दिया है पावर बैकअप के लिए। इनकेस अगर पावर फेलियर होता है तो ऑटोमेटिक वो शिफ्ट होगा अपने यूपीएस पे, जिसका 2 से 2.5 घंटे का बैकअप है। मतलब वो ब्रांच के पीसी पे डिपेंड है कि मतलब कितने यूजर्स है उस पे, तो उस तरीके का हम लोगों ने पावर बैकअप ऑलरेडी ब्रांचेज में लिया हुआ है। तो अपना सर्विस कभी भी बंद नहीं होगा। कभी भी कब डिस्टर्ब होगा अपना सर्विस, जैसे अगर लिंक फेलियर होता है, मतलब कहाँ पे अपने ब्रांच का जो लिंक है, तो अभी हम लोगों ने 2 लिंक के अलावा तीसरा लिंक भी लिया है हम लोगों ने। इनकेस अगर कुछ भी फेलियर होता है तो हम लोग उसको अप करेंगे। उसमें अपना एक ऑलरेडी एक प्रोसेस अपना हम लोग अपडेट कर रहे हैं कि जिससे अगर एक लिंक डाउन होता है तो ऑटोमेटिक दूसरा लिंक शिफ्ट हो जाए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि वो जो सर्विस डिस्टर्ब होती है ना, क्योंकि सर्विस को नहीं पता रहता, जैसे सर्विस मतलब जो डिजिटल चैनल्स है, जैसे अभी आईपीएस ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, उसी टाइम पे मेरा लिंक डाउन हो गया, तो सर्वर जो अपना फायरवॉल रहता है वो जो भी लिंक शिफ्ट करता है ना दूसरे लिंक पे, उसी टाइम पे क्या करता है, वो नेटवर्क कनेक्टिविटी में टाइम आउट में आ जाता है इशू। तो वो टाइम पे क्या होता है, वो फेल हो जाता है, तो उसी टाइम पे इशू आता है। तो हम लोगों ने क्या अभी किया है कि इसका हम लोग जब भी आईएफसी कोड अपना अपडेट करेंगे, हम लोग इन्फीसीआई से इसके बारे में पूछेंगे कि इसका हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, कुछ देर के लिए होल्ड पे रख सकते हैं क्या। जैसे एचडीएफसी बैंक वगैरह क्या करती है, उनके पास 6-6, 7-7 लिंक रहते हैं, उनके पास उसको लिंक को कंट्रोल करने के लिए एक अलग एप्लीकेशन होता है। मीन्स जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास 8-8, 10-10 लिंक रहते हैं बैकअप में, लेकिन वो लिंक को बैकअप शिफ्ट करने के लिए उनको क्या करना रहता है कि एक अलग से एप्लीकेशन है जो कंट्रोल करती है। इनकेस अगर आप पेटीएम से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन के टाइम अगर पेटीएम का लिंक डाउन होता है तो दूसरे लिंक पे शिफ्ट करने के लिए उसका एप्लीकेशन क्या करेगा, आपका रिक्वेस्ट आ गया उसके राउटर पे, वो आपको कुछ देर के लिए होल्ड रख देगा, जैसे ही वो शिफ्ट हो जाएगा उसको पास कर देगा।
तो उसके लिए हम लोग अच्छा है। यस मतलब ये सब सारी चीजों पे हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कि इसमें आरबीआई का एनपीसीआई का क्या हेल्प वो गाइड करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग आगे का एक्शन लेंगे उसमें। बट अभी इस टाइप का अगर फेलुअर होगा तो ही अपने को इशू है, बाकी इशू नहीं है कुछ। थैंक यू मैडम। ठीक है, और किसी को या चलो हो गया ओवर। अभी और किसी का है सवाल? मूर्ति सर कहाँ गए? ठीक है, सुन रहा हूँ। चलो तिवारी। यस सर। ये एडमिन में अच्छा। फोकस होगा। अच्छा, नेक्स्ट सेशन कभी 15 दिन के बाद होगा क्या है? नहीं, महीने में एक रखते हैं नेक्स्ट सेशन, कन्वीनियंस देख के। ठीक है सर, ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुआ, अवेयरनेस का प्रोग्राम अच्छा लगा। कुछ टेक्निकल जानकारी भी मिली हाँ, और बहुत अच्छे शब्दों में समझाया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के वेरी बारे में। नाइस। ठीक है, आगे लगे रहो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलो स्विच ऑफ करो। करो सर।